वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आपका अपना चैनल ऑनलाइन क्लास D1। चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान पार्ट 1 के प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर एनसीईआरटी किताब के बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं और पार्ट के आखिर में प्रश्न दे रखे हैं। तो एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो हम पढ़ेंगे। और पार्ट का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पाठगत प्रश्न, यानी कि जो पाठ के बीच बीच में प्रश्न दिए गए वो देखते हैं। जैसे कि अब नई वाली बुक में चेंज हो सकता है, वैसे ये पेज नंबर 4 पर ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो इनमें से कौन कौन से पदार्थ होंगे? तो इनमें से पदार्थ है कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू, पानी। पदार्थ के उदाहरण है क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। यानी पदार्थ क्या करते हैं, उनका स्थान घेरते हैं, कुछ द्रव्यमान होता है। तो ये सब क्या है, पदार्थ है, बाकी के नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही अपने आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ना कोई गर्म चीज़ है, उसकी खुशबू हमारे पास आ जाती है, महक, और जबकि ठंडी की नहीं आती। इसका कारण बताना है। तो ये रहा इसका उत्तर। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस क्या है, कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे क्या है, उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण इसका क्या है, गर्म खाने की तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में तेजी से होता है। इसलिए क्या है कि गर्म गैस होती है खाने की, उसका विसरण तेजी से होता है, इसलिए हम दूर से सूंघ लेते हैं, जबकि ठंडे खाने का विसरण कम होता है गैस का, इसलिए हम उसके पास जाना पड़ता है महक के लिए। ठीक है, समझ गए होंगे। देखते हैं तीसरा प्रश्न कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो इसका ये रहा इसका उत्तर। देखें फिर। स्विमिंग पूल में गोताकार पानी काट पाता है, इसे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और जल के कणों के बीच आकर्षण बल भी कम होता है। तो ये इन गुणों का प्रेक्षण होता है। चौथा प्रश्न देखें। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? तो ये रही इनकी विशेषताएं। पहली है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, आगे चलें फिर। एनसीईआरटी के ये पेज 6 पर जो प्रश्न है उसका उत्तर देखते हैं कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। है ना, घनत्व है द्रव्यमान प्रति आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें ना, घनत्व के बढ़ते क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो ये रहा इनका उत्तर। वायु, चिमनी का धुआं, रुई, जल, शहद, चौंक, लोहा, ये सब है इनका बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, जो सब दे रखे हैं। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में ए है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं, उनके गुणों को ठोस गैस अवस्था उनकी तुलना करनी है। और दूसरा है कि इन पर टिप्पणी लिखनी है। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का बढ़ना, आकार, गतिज ऊर्जा और घनत्व है। तो पहले ये ए देखते हैं, पदार्थ के तुलना करते हैं। ठीक है ना, तीनों अवस्थाओं की। तो ये रही तुलना। तो इधर तो दे रखे हैं गुण है, ये दे रखी है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। पहले बात करते हैं गुण आकार की। तो ठोसों का निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं होती है। द्रव्य क्या होता है, इसकी निश्चित आकार नहीं होता, यानी जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता। ठीक है, आयतन की बात करें, आयतन निश्चित है, इसका भी आयतन निश्चित है। इसका आयतन निश्चित नहीं है, जिस बर्तन में रखी जाती है उसी के आकार और आयतन को ले लेती है। ठीक है, तीसरा गुण देखते हैं, दृढ़ता या तरलता। ठोस क्या है, ये दृढ़ होते हैं और बहते नहीं है। द्रव ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं और बहने का गुण पाया जाता है, ये भी बह सकती है। कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम, द्रव में ठोस से कम और गैस में सबसे कम होता है। कणों की स्थिति, कण बहुत पास पास, कणों के बीच की थोड़ी दूरी ज़्यादा और गैस में सबसे ज़्यादा। अगला है संपीड़ितता। संपीड़ितता इनमें क्या है, नगण्य होती है, ये संपीड़े होते हैं और ये अत्यधिक संपीड़े होते हैं। संपीड़ितता का अर्थ है अगर इन पर दाब डाले तो ये पिचकेंगे या नहीं। तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, पिचक जाते हैं। ठोस कण पास पास होते हैं, पिचकेंगे नहीं। ठीक है, विसरण, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता। द्रवों में ठोस तथा गैसों का विसरण होता है और गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण होता है। ठीक है, तो ये है इनकी तुलना। आगे देखते हैं। ये जो गुण थे उन पर टिप्पणी लिखनी है। पहला गुण है दृढ़ता। पदार्थ का वह गुण जो उससे वायु बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है ना, पदार्थ का गुण है। जिसके अंदर हम कोई बाहर से बल लगाए फिर भी वो अपना आकार बनाए रखता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक होता है, इसलिए दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते।
यह ठोसों का गुण है दृढ़ता। ठीक है। दूसरा है संपीड़ितता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं तथा बाह्य बल या दाब के कारण ये समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? संपीड़ितता कहते हैं। द्रव्य तथा गैस संपीड़ित होते हैं। गैस से सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है, इसलिए इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है ना, दबाकर कम आकार में उसे पिचका सकते हैं किसी पदार्थ को। ठीक है ना, जैसे गैस को। अगला गुण है तरलता। पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है क्योंकि इनके बीच कणों के बीच की जो दूरी है अपेक्षाकृत बहुत ज्यादा होती है तथा आकर्षण बल सबसे कम होता है। अब बर्तन में गैस का भरना होता है तो किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इनके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं और बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इनके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा और नगण्य अंतराणिक बल के कारण होता है। आगे चलें फिर। अगला गुण है आकार। तो ठोसों में अधिकतम अंतराणिक बल होता है। ठीक है, एक बार ऐसे कर लेते हैं इनको। इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इनमें रखा जाता है। गतिज ऊर्जा की बात करें तो पदार्थों की कणों की गति के कारण इनकी ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। गैसों में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये सभी दिशाओं में चलती है तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम और ठोस से न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। ठोस है ना, द्रव में कैसी होगी? गैस से तो कम होगी, ठोस से ज्यादा होगी। ठोसों में सबसे कम होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व क्या होता है? किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है ना। द्रव्यमान घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, द्रव्यमान को डी से लिखे, एम यानी मास कैपिटल एम से, आयतन यानी वॉल्यूम बटा वी, डी बराबर एम बटा वी हो जाएगा। ठोसों का घनत्व सबसे ज्यादा, गैसों का न्यूनतम, घनत्व के बढ़ते क्रम में। ठीक है ना, ये घनत्व का बढ़ता क्रम है। ठोस सबसे ज्यादा, द्रव्य सबसे उससे कम और गैस ये ऐसे होगा। ठीक है ना, ये बढ़ता हुआ क्रम इधर होगा, तीर का निशान इधर होगा, ना कि इधर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चले हम तीसरा प्रश्न के कारण बताए। गैस पूरी तरह जिस उस बर्तन में भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। दूसरा है गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। और तीसरा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। और चौथा है इसके अंदर हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे की तरह दक्ष होना पड़ेगा ना। लकड़ी में से हाथ निकालना तो कराटे से ज़्यादा स्पीड चाहिए। ठीक है, तो पहला ये देखते हैं कि गैसों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल क्या हुआ? कम होता है। इसके कारण वह सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है। जिस बर्तन में रखी जाती है उसी उसमें पूरी तरह भर जाती है। बी देखें, बी का उत्तर ये रहा। गैस की अवस्था में कणों की गति क्या होती है? अनियमित और तीव्र होती है। इस कारण ये कण आपस में तथा बर्तन की दीवारों पर टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल के कारण गैस का दबाव बनता है। और सी है, सी का आंसर ये रहा यहाँ पर। लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण दर्शाते हैं कि लकड़ी की मेज एक ठोस पदार्थ है। इन ठोसों के जितने गुण है वो लकड़ी की मेज में मौजूद है। अब हवा में अपना हाथ आसानी चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच क्या है? दूरी बहुत ज़्यादा है कणों के बीच, तथा कणों के बीच आकर्षण बल क्या है? बहुत कम है। इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं कणों को। जबकि ठोस लकड़ी के टुकड़े बिल्कुल लकड़ी के कण है वो बिल्कुल पास पास बंधे हैं तथा मजबूत आकर्षण बल है कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल के प्रयोग करना पड़ता है। जैसा कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं ना, कि बहुत ज़्यादा बल चाहिए क्योंकि लकड़ी में कण पास पास होते हैं। आगे चले फिर। एनसीईआरटी के पेज नंबर पर जो प्रश्न है 9 पर, निम्नलिखित ताप को सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलना 300 केल्विन दे रखा है, इधर दे रखा है 573 केल्विन। तो 0 केल्विन में कितना होता है? 200। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 273। तो 273 में से इनको घटा लेंगे तो आ जाएगा 300 में से अगर 273 घटाए तो सेंटीग्रेड में 27 डिग्री तापमान आ जाएगा। और 573 में से अगर 273 घटाए तो 300 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा ना, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? 273 केल्विन होता है। इनको बदलना है तो आप इनमें से 273 घटा लेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान जल की भौतिक अवस्था क्या होगी ना। इस ताप पर जल की भौतिक अवस्था बतानी है 250 डिग्री पर, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 250 डिग्री पर बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है तथा 250 डिग्री जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है,
अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में भाप में बदल जाएगा। और 100 डिग्री पर बात करें तो इसमें द्रव्य तथा गैसीय अवस्था दोनों होगी, क्योंकि 100 डिग्री पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है ना। 100 डिग्री पर द्रव्य भी होगा, गैस भी होगी, क्योंकि 100 डिग्री पर भाप बनना स्टार्ट होता है, पूरी तरह भाप नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलें फिर। तीसरा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर क्यों रहता है? इसका उत्तर देखते हैं। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली उष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। ठीक है, अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई उष्मा को गुप्त उष्मा यानी गलन की गुप्त उष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहते हैं। ये इसका आंसर हो गया। आगे चले फिर, पेज नंबर 11 एनसीईआरटी के प्रश्न एक है इसका, गर्म शुष्क दिन में कूलर अत्यधिक ठंडा क्यों करता है? तो गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम हो जाती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर आर्द्रता यानी नमी घटने लगती है। घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं ना, जो मटका होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं कि देखना कभी एकदम, ठीक है ना, एकदम पास जाकर, जिनमें पानी के बाहर रिश्ता रहता है ना, उन कणों से पानी बाहर निकलता रहता है और इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके में और शेष बचे हुए जल में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में लेता रहता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है चूंकि घड़े एवं जल से उष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके है ना कि जल से उष्मा तो अवशोषित होती है घड़े से, ठीक है, उष्मा अवशोषित हो रही है ना, ताप है जो जल का वो अवशोषित हो रहा है और वाष्पीकरण हो रहा है, इसलिए वो क्या है, मटके का पानी ठंडा है। आगे चले फिर प्रश्न 3, एसीटोन या पेट्रोल या इतर डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं ना। हमारी हथेली पर क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ चली जाती है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र में चली जाती है और वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे हथेली पर शीतलता या ठंडक महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है ना कि हमारी हथेली पर जो ऊर्जा कण है उसकी ऊर्जा कौन ले लेता है, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र ले लेता है। यहाँ पर ऊर्जा की कमी हो जाती है और वहाँ पर क्या है, वाष्पीकरण के द्वारा हमें शीतलता का एहसास होता है। चौथा प्रश्न है, कप की अपेक्षा प्लेट में गर्म दूध या चाय हम जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से ज़्यादा होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी ना। कि प्लेट है, प्लेट में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, खुली है, कप है बंद, उसमें वाष्पीकरण की दर कम होगी, ज़्यादा जितना जल्दी वाष्पीकरण होगा वो चीज़ उतनी ठंडी होगी, इसलिए हम क्या दूध या चाय प्लेट में जल्दी पी लेते हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। आगे चलें फिर। 5वां प्रश्न है, गर्मियों में हम किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े उसमें अवशोषित नहीं करते तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिससे पसीना सोख लेते हैं वो, तथा वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से उष्मा निकलने के कारण हमें ठंडक और आरामदायक महसूस होता है। ठीक है ना, एक तो सूती कपड़े क्या करते हैं कि पसीना सोख लेते हैं, उससे ठंडक होती है, और दूसरा हल्के रंग के क्या है कि वायुमंडल से जो ऊर्जा आ रही होती है उसमें आ रही होती है उसको परावर्तित कर देते हैं। काले रंग का कपड़ा होगा वो उसे अवशोषित कर लेगा। काले और चटकीलों में हमें क्या है, गर्मी लगेगी ज़्यादा, और रेशमी होगी उनमें भी गर्मी लगेगी, जबकि इनमें नहीं लगती। ठीक है, चले फिर आगे। अब देखते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापों को सेल्सियस में परिवर्तित करें। 293 केल्विन, 470 केल्विन। तो 0 डिग्री में हमें पता है 273 केल्विन होता है, तो उनमें से घटा दो। 293 में से अगर 273 घटा देंगे तो 20 डिग्री हो जाएगा। बी में है 470 में सबकी बार 273 घटाएंगे तो बी का आंसर हो जाएगा 197 डिग्री। यानी कि 293 केल्विन में होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 470 में होता है 197 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापों को केल्विन में परिवर्तित करना है। इसमें क्या है, अब की बार 273 जोड़ देंगे, तो 25 में 273 जोड़ेंगे तो 298 केल्विन हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 373 में भी अगर 273 जोड़ देंगे तो हमारा तापमान हो जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहे होंगे आपके। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अवलोकनों यानी ऑब्जर्वेशन का कारण लेके नेपथलीन को रखने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है और हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे तक पहुंच जाती है। इनके आंसर देना है। तो नेपथलीन होता है
एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना यानी ठोस से सीधा गैस में बदलता है, जिससे क्या ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद ये ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है ना, कि नेपथलीन क्या सीधा ठोस से द्रव में नहीं बनता, गैस बन जाता है, इसलिए ये गायब हो जाता है। तो ये कि ठोस से गैस में बनना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है, नेपथलीन में पाई जाती है। ठीक है। बी है ईतर के बारे में। ईतर एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है। वायु के कणों के साथ मिलकर यह सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र को की गंध क्या है, बहुत दूर तक, दूर से भी हमारे पास हो जाती है ना। बहुत दूर को इत्र लगा रहा है, सेंट लगा रहा है, तो हमारे पास वो आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि यह द्रव है और जल्दी से वाष्प बदलता है और वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा यह विसरण, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, फिर क्या है, वाष्प में बदल जाता है और फिर क्या है, क्या इसमें विसरण होता है। विसरण द्वारा क्या है, इत्र वायुमंडल में फैल जाती है, यानी गैस बन जाती है और गैस के कण तेजी से फैलते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। इसलिए दूर तक हमें इसकी महक आती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बढ़ते हुए आकर्षण बल के रूप में व्यवस्थित करना है। जल है, चीनी और ऑक्सीजन है, इनको करना है। तो इनका क्रम यह होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन आएगी, जल, और सबसे ज़्यादा आकर्षण का क्रम होगा चीनी में। तो इसका कारण भी दे रखा है कि ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल क्या है, न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में, गैसों से अधिक आकर्षण बल होता है। ठोस, चीनी क्या है, ठोस है, उसमें आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है ना। कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह गैस है इसलिए आकर्षण बल कम, यह द्रव है तो गैस से ज़्यादा, यह ठोस है तो सबसे ज़्यादा। तो यह आकर्षण बल का इनमें क्रम। ठीक है, आगे चले फिर। निम्नलिखित तापों की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री पर जल क्या है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है। 0 डिग्री पर बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल ठोस अवस्था है ना, बर्फ में, तथा द्रव्य दोनों अवस्था में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, तथा बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या है, 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री पर जल भी बर्फ रूप में रहता है, थोड़ा थोड़ा द्रव रूप में भी रहता है। 100 डिग्री पर बात करें तो क्या है, द्रव्य अवस्था में उबलना या गैसीय अवस्था में वाष्पन दोनों संभव है इसमें, क्योंकि 100 डिग्री पर जल का क्वथनांक और जल वाष्प है ना, कि ये द्रव रूप में भी रहेगा और गैस रूप में भी रहेगा, किसमें, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, आगे चले फिर। छठा प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दे। जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ये ले लेता है। बी देखते हैं, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत ज़्यादा होता है ना। लोहा पिघलने के लिए जो ताप चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, और लोहे की अलमारी होती है ताप ज़्यादा चाहिए, उतना ताप नहीं, इसलिए क्या है, ठोस अवस्था में। इसका एक निश्चित आकार एवं आयतन होता है तथा दृढ़ होता है, बहता नहीं। बहुत ज़्यादा ताप बढ़ाए 3-4 हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाकर लोहा पिघलना स्टार्ट होता है। ठीक है ना, तब तक नहीं पिघलता। तो कमरे का ताप कितना होता है, 20-30-50 डिग्री होता है, 30-40 होता है, इसलिए क्या है, ये पिघलता नहीं, ठोस होता है। आगे चले फिर सातवां प्रश्न। छठा छठा कर लिया, सातवां करते हैं। सातवां प्रश्न है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है, क्यों? तो 0 डिग्री या 273 केल्विन पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो सबसे पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल को केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा का मान यह होता दे रखा है, जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 3.34105। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। अब आठवां प्रश्न है, उबलते हुए जल तथा अथवा भाप से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी ये आपको बताना है। तो भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 डिग्री केल्विन 100 डिग्री पर तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा ऊर्जा क्या है, ज़्यादा होगी, क्योंकि भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है, इसलिए क्या उसमें ताप थोड़ा ज़्यादा है भाप में, इसलिए ज़्यादा महसूस होगी, क्या थोड़ी सी हीट ज़्यादा लगेगी। अब है ये, इसके अंदर आपको ABCDE पहचानना आपके दे रखा, तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं। ए ठोस है, ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ए क्या है, ए कहलाएगा संगलन, ठोस से द्रव में बदलना। ठीक है, फ्यूजन। बी क्या है, द्रव, बी कहाँ है, ये रहा, द्रव से गैस में बदल रहा है, ये कहलाएगा वाष्पीकरण प्रक्रम। ठीक है, सी की बात करते हैं, सी कहाँ पर है इसमें, सी ये रहा, फिर गैस से वापस द्रव में आ रहा है, तो इसे कहेंगे संघनन। ठीक है, गैस से द्रव में बदलना संघनन। फिर बात करते हैं डी का, डी है जमना, डी में क्या हो रहा है, द्रव से ठोस बन रहा है। अब ई की बात करते हैं, ई कहाँ पर है, ई ये रहा, सीधा ठोस से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है,
ई में क्या आ जाएगा, ई में आ जाएगा ऊर्ध्वपातन, जो अभी हमने देखा था नेप्थलीन में होता है। और एफ गैस का ठोस में बदलना, ठीक है। इसके अंदर ऊर्ध्वपातन दे रखा है, मैं देकर बता दूंगा, ठीक है, इसमें क्या होगा।